दोस्तों, आज बात श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उनको अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भगाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के घर आग लगानी पड़ेगी। लेकिन श्रीलंकाई शासकों की प्रोपेगेंडा नीतियों ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। श्रीलंका के जिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिट्ठे जैसे आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए सम्मानित किया जाता था, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीलंका के हीरो थे, जो राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ते थे, जो बहुसंख्यक बौद्धों के मसीहा थे, यहाँ तक कि पद की शपथ देने के लिए मंदिर जाते थे। तो फिर आखिर क्यों श्रीलंका के लोगों से ही जान बचाकर देश से क्यों भागना पड़ रहा है? श्रीलंका पर राहत इंदौरी का शेर बहुत सटीक बैठ रहा है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के भीतर श्रीलंकाई नागरिक घुस गए। जिस बेड पर गिरवी रखकर श्रीलंका को राष्ट्रपति सोते थे, नागरिकों ने उस पर खूब उथल पुथल की, स्विमिंग पूल में नहाए भी और 1 करोड़ से ज्यादा रुपए गिनकर पुलिस के हवाले कर दिए। बात राजपक्षे खानदान के उन किरदारों की जिन्हें श्रीलंका की भुखमरी की कगार पर पहुंचाने का जिम्मेदार माना जा रहा है। 76 साल के महिंदा राजपक्षे समूह के चीफ और कुछ महीने पहले तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। जनता के विरोध प्रदर्शन के बीच 10 मई को इस्तीफा दे दिया और उनके शासनकाल में श्रीलंका और चीन की करीबी बढ़ी। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने चीन से 7 अरब डॉलर का लोन लिया। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट छलावा साबित हुए और इनके नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। गोटबाया राजपक्षे पूर्व सैन्य अधिकारी रहे। गोटबाया 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। वो रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। गोटबाया की टैक्स में कटौती से लेकर खेती में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल पर बैन जैसी नीतियों का वर्तमान संकट की वजह माना जा रहा है। सिद्ध राजपक्षे 71 साल के बाद राष्ट्रपति कुछ महीने पहले तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में बासित कथित कमीशन लेने की वजह से उन्हें मिस्टर 10% कहा जाता है और सरकारी खजानों में लाखों डॉलर के हेराफेरी का आरोप लगे थे। लेकिन गोटबाया के राष्ट्रपति बनते ही उन पर चल रहे सभी आरोप से बरी कर दिया। चामल राजपक्षे 79 साल के चामल राष्ट्रपति महेंद्र के बड़े भाई हैं। शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कुछ महीने पहले तक सिंचाई विभाग संभाल रहे थे। चामल राजपक्षे पर भ्रष्टाचार किया। नामल राजपक्षे 35 साल के नामल महिंद्रा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं। 2010 में महज 24 साल की उम्र में वो सांसद बने थे। अब तक वो खेल व युवा मंत्रालय संभाल रहे थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगे रहे हैं, जिससे वो इनकार करते रहे हैं। एक समय श्रीलंका के नेशनल बजट के 70% पर इन राजपक्षे भाइयों का सीधा कंट्रोल था। राजपक्षे परिवार पर 5.31 अरब डॉलर मतलब भारतीय मुद्रा में 42,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से देश से बाहर ले जाने का आरोप भी लगे हैं। दोस्तों, यहाँ पहले ये समझना होगा कि श्रीलंका छोटी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन ये कोई गरीब देश नहीं है जहाँ पर भुखमरी फैली हुई है। श्रीलंका की पर कैपिटल इनकम भारत से कहीं ज्यादा है। एक समय पर श्रीलंका एशिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी थी, जब इंडिया और चाइना स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका की इकोनॉमी जमीन पर आ गई? देखिए, ये कोई एक साल या कोविड की बात नहीं है, ये काफी सालों से ऐसे इवेंट हुए हैं श्रीलंका के साथ, जिसकी वजह से श्रीलंका यहाँ पर खड़ा है। आइए जानते हैं क्या कारण है। पॉइंट नंबर 1, श्रीलंका में राष्ट्रवाद का ऐसा प्रचार कराया गया कि जनता ने राजपक्षे परिवार को ही अपना माई बाप मान लिया। पॉइंट नंबर 2, अगर एक ही परिवार के सारे भाई, यहाँ तक कि भाई 23 साल के कजन मिनिस्ट्री संभालने में लगे रहे हो, अपने हिसाब से देश में रूल सेट कर रहे हो, करप्शन के चक्कर में कई बार जेल भी गए हो, इसके बाद भी वहां के लोग बाकी पार्टियों को छोड़कर एक ही परिवार को वोट दे रहे हो, तो मनमानी तो होगी ही और देश ऐसा ही हो जाएगा। श्रीलंका के अर्थव्यवस्था में 10 से 12% योगदान टूरिज्म यानी पर्यटन से आता है। श्रीलंका के राजनेताओं ने पर्यटन पर खुद ही लात मार दी। बाकी बचा हुआ काम कोरोना ने कर दिया। मैं बताता हूँ कैसे। श्रीलंका में 7% क्रिश्चियन, 9% मुस्लिम और 12% तमिल हिंदू हैं, क्योंकि ये सब माइनॉरिटी में है। क्योंकि बुद्धिस्ट जो है मेजोरिटी में है, उन्हें खुश करने के लिए इन पर लगातार अत्याचार बढ़ा दिए थे। जो भारत के तमिल हिंदू लोग श्रीलंका में रहते, वहां पर श्रीलंका ने उन पर ऐसे कानून बनाए जिससे उनकी नागरिकता खत्म कर दी और 46,000 लोगों को मार दिया गया। बाकी को कैंपों में रखा गया, जानवरों की तरह व्यवहार करने लगे। इससे भारत से जो अच्छे संबंध थे वो बिगड़ते गए। और इसी तरह मुसलमानों पर भी अत्याचार हुए। अजान, मदरसा पर पाबंदी की बात करने लगे, नकाब और हिजाब पर भी पाबंदी की बात करने लगे और मुसलमानों के घरों पर हमले किए गए। अब दुनिया को एक्शन का रिएक्शन देखना बाकी था। ऐसा ही हुआ। ईस्टर डे के मौके पर श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट से करीब 250 लोग मारे गए। इसमें से 45 लोग क्रिश्चियन थे, विदेशी। अब विदेशी पर्यटन में भी डर की भावना बढ़ गई। इन सब घटनाओं की वजह से श्रीलंका को हैवी लॉस हुआ। उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी और यहीं से पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। श्रीलंका की जीडीपी में यहाँ की खेती का बहुत बड़ा योगदान है, वो भी शर्मा गया। श्रीलंका बहुत बड़े पैमाने पर नारियल व उसके तेल का एक्सपोर्ट करता है। रबड़ और चाय भी बहुत एक्सपोर्ट होती थी। ये सब खेती यहाँ पर अच्छे से फूल फल रही थी। लेकिन यहाँ के चौपट नेताओं की वजह से जो रासायनिक खाद, यूरिया, डाई, पोटास वगैरह जो इम्पोर्ट होता था बाहर से, और इसी से अच्छे से खेती चलती थी, इन चौपट नेताओं ने एक साथ पूरे देश में रासायनिक खाद के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया। कहा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे। वैसे इंडिया में सिक्किम पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक
खाद यूज करने वाला राज्य बन गया। ऑर्गेनिक खाद के प्रयोग करने से बढ़िया खेती और पैदावार अच्छी लेने में 8 से 10 साल का समय लग जाता है। अतः इससे बहुत बड़ा संकट श्रीलंका को हो गया और जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर निर्भर था उसे अब चावल और गेहूं भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। इससे उसके पास पैसे आने वाला कोई विकल्प नहीं बचा। टूरिज्म चौपट, खेती चौपट तथा इससे पेट्रोलियम बहुत महंगा हो गया और पेट्रोलियम से महंगा होने से सभी चीजों पर इफेक्ट पड़ा और सभी चीजें महंगी हो गई। यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका अपनी गलतियों की वजह से पहुंचा है। यहाँ पर श्रीलंका के लोग भी उतने ही जिम्मेदार जितने यहाँ के नेता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।